हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव, लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के 40-50 प्रश्नों को। और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं में के लिए। जहां भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं को टारगेट करके ये प्रश्न तैयार किया गया है। और जैसे एसएससी, CHSL, सीटेट, यूपी टेट, बीपीएससी, यूपी पुलिस, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ बिना समय गवाए। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग यदि शुरू किए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके छोड़ के नहीं जाइएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न डिस्कस करूंगी, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इन्हीं प्रश्नों में से उस प्रश्नों को पूछूंगी, यदि आप लोग ध्यान से देखे रहेंगे तो उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। और एक और प्रश्न है, मैं इससे पहले वीडियो में बताई हूँ कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 2022 के अनुसार बताई हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं उसको भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य 2024 के अनुसार अपडेटेड डाटा उसका लेकर आई हूँ। चलिए आज का पहला प्रश्न है, मार्च 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस स्थान पर 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक में भाग लिया? प्रश्न दिया है, मार्च 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस स्थान पर 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक में भाग लिया था? तो वो है सियोल में जयशंकर ने भारत और दक्षिण कोरिया के संयुक्त बैठक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस देश को शांत सुबह की भूमि कहा जाता है? प्रश्न दिया है, किस देश को शांत सुबह की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया को शांत सुबह की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक-सू हैं। प्रश्न दिया है, वर्तमान में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? हान डक-सू हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस देश को उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो में शामिल किया गया है? प्रश्न दिया है, मार्च 2024 में किस देश को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल किया गया है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को नाटो कहा जाता है, वो देश है स्वीडन। स्वीडन को मार्च 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो में शामिल किया गया है। स्वीडन के नाटो में शामिल होने से अब कुल कितनी सदस्यता हो गई है? स्वीडन के नाटो में शामिल होने से नाटो की कुल कितनी सदस्यता हो गई है? तो स्वीडन 32वां सदस्य के रूप में 7 मार्च 2024 को गठबंधन में शामिल हुआ था। तो नाटो में 32 सदस्य देश हो गए हैं और ये 7 मार्च 2024 को गठबंधन में शामिल हुआ था स्वीडन। और इससे प्रश्न जो बनने वाला है उसको भी देख लेते हैं। स्वीडन के ठीक पूर्व किस देश ने नाटो की सदस्यता ग्रहण की है? तो फिनलैंड ने 31वां सदस्य के रूप में 2023 में गठबंधन में शामिल हुआ था। कौन? फिनलैंड। और 32वां सदस्य स्वीडन है। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। कौन है वर्तमान के नाटो के महासचिव? जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न दिया है, हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता नायब सैनिक उन्होंने मनोहर लाल खट्टर का स्थान लिया है। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनिक को नियुक्त किया गया है और इन्होंने किसका स्थान लिया है? मनोहर लाल खट्टर का स्थान लिया है। और इससे जो प्रश्न है, इससे रिलेटेड प्रश्न, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो हरियाणा के थे। इस प्रश्न को इस तरह भी घुमा करके प्रश्न पूछ सकता है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं हरियाणा के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, रामगढ़ गैस परियोजना कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर कहाँ है? ये राजस्थान का एक क्षेत्र है, जिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो कठुआ में। कठुआ कहाँ का ये जिला है? जम्मू कश्मीर का एक जिला है। होम्योपैथिक
का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल हैनीमैन ने किया था। होम्योपैथी का प्रश्न आ जाएगा, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल हैनीमैन ने किया था। हैनीमैन ने किया था। और होम्योपैथी के संस्थापक जो सैमुअल हैनीमैन है, किस देश के हैं? तो जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न है, नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? जो नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 है, वो सेशेल्स में 26 जनवरी से 8 मार्च के बीच में किया गया था। अगला प्रश्न है, अब इससे प्रश्न जो और बन सकते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, सेशेल्स का राष्ट्रपति कौन है? जो सेशेल्स है उसके राष्ट्रपति कौन है? बेरवेल रामकलावन है। कौन है? बेरवेल रामकलावन है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? जो विशिष्ट किसी देश का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो मान लीजिए भारत का है, तो ये समुद्र का जो क्षेत्र होता है वही विशिष्ट क्षेत्र होता है। इसकी दूरी तय होती है, प्रत्येक देशों की दूरी तय होती है, वही विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है। तो किसी देश में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो यह किसी देश की भूमि तट से 200 मील यानी 370 किलोमीटर तक यह फैला हुआ महासागर का क्षेत्र होता है। जो मान लीजिए भारत है, तो समुद्र में लगभग 200 मील यानी 370 किलोमीटर तक इसका जो देश है उसका अधिकार रहेगा, वही है समुद्री आर्थिक जोन, आर्थिक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। तो यह देश के किसी देश की भूमि तट से 200 मील समुद्र मील या 370 किलोमीटर तक फैला हुआ महासागर का क्षेत्र होता है। किसी देश का प्रादेशिक जल क्या होता है? तो किसी देश का प्रादेशिक जल किसी तट से 12 समुद्र मील प्रादेशिक जल है, वो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र था। वो 200 मील समुद्र मील था और ये 12 मील समुद्र मील है जो 22 किलोमीटर तक होता है। यह इसे किसी देश की सीमा समुद्री सीमा माना जाता है। जो 12 किलोमीटर होता है, जो 12 समुद्री मील जो होता है, इसे क्या माना जाता है? किसी देश का समुद्री सीमा माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, महतारी वंदना योजना के तहत किसकी वित्तीय सहायता दी जाती है? जो छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदना योजना शुरू की गई है, तो उसके तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो उसमें 1000 प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो महतारी वंदना योजना के लिए कौन पात्र है? तो छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाएं हैं जो वही महतारी वंदना योजना के लिए पात्र हैं। अगला प्रश्न है, महतारी वंदना योजना के अंतर्गत आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान बीकानेर के राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान आयोजित किया गया था? तो जो बीकानेर जिला में राजस्थान में किया गया था हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान योजना, जो 75वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसके साथ साथ लाइक शेयर जरूर करिएगा और आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आज का प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार दिया गया है? प्रश्न दिया है, मार्च 2024 में किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार दिया गया था? तो भारत को दिया गया था। मार्च 2024 में भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार किस स्थान पर दिया गया था? तो वाशिंगटन में दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन का वैश्विक पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? तो वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिका रेड क्रॉस मुख्यालय में द मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? द मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खसरा रूबेला को उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो 2023 तक इसका लक्ष्य रखा था कि खसरा और रूबेला से हम लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की ओर से किसने प्रतिष्ठित खसरा रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार प्राप्त किया है? तो श्री प्रिया रंगराजन ने प्राप्त किया है। कौन? श्री प्रिया रंगराजन ने प्राप्त किया है।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए कितने वर्ष की सब्सिडी को बढ़ाया है? जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी उसमें लाभार्थियों के लिए 1 वर्ष के लिए सब्सिडी बढ़ा दिया गया है। वो है 24-25 के तक की सब्सिडी बढ़ा दिया गया है। जो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी गैस सिलेंडर को लेकर के, तो उसकी सब्सिडी का समय 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रधानमंत्री योजना में लाभार्थियों की कितनी सब्सिडी दिया जाता है? तो 300 रुपये प्रति सिलेंडर या 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर। अगला प्रश्न है, 1 मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में की लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 1 मार्च 2024 तक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.27 करोड़ से अधिक हो गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मई 2016 में की गई थी। कब? 2016 में। 8 वर्ष हो गया है। अगला प्रश्न है, चक्षु पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो चक्षु पोर्टल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो 5 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री, यहाँ पे केंद्रीय हो गया, केंद्रीय संचार और प्रसारण मंत्री, कौन? केंद्रीय संचार और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए नई दिल्ली संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की है। चक्षु पोर्टल जो है इसको किसने लॉन्च किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। और भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और चक्षु पोर्टल की शुरुआत किस लिए की गई है? साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो हंगरी के नए राष्ट्रपति के पद पर तमस सुलियोक को चुना गया है। और इससे जो भी और प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं कि तमस सुलियोक ने किसकी जगह ली है। तो 4 मार्च 2024 को कैटलिन नोवाक के इस्तीफा के बाद हंगरी के संसद ने संवैधानिक न्यायालय ने तमस सुलियोक को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। अगला प्रश्न है, भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी 2024 को केंद्रीय, मतलब इसे डिटेल है। अगला प्रश्न है, 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने नई दिल्ली में भारत के तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की थी। और भारत में तेंदुओं की संख्या, सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में है, 3907 है। इसके बाद महाराष्ट्र में है 1985, कर्नाटक में 1879 है, तो तमिलनाडु में 1076 है। दोस्तों, मैं इस प्रश्न को डिस्कस इससे पहले की हूँ, लेकिन 2022 के डाटा के अनुसार की हूँ कि भारत में कितनी महारत्न कंपनी है, तो मैं वहाँ पर 12 बताई हूँ। लेकिन वर्तमान समय में 2024 में भारत में 13 महारत्न कंपनी हो चुकी है। तो भारत में की 13वीं महारत्न कंपनी कौन है? तो ऑल इंडिया लिमिटेड भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है। आइए जान लेते हैं कि वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां कौन कौन है। तो पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है भारतीय गैस प्राधिकरण, कौन है? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, पांचवा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छठवां है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और सातवां है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, और आठवां है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, नौवां है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और 10वां है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल कहा जाता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 11वां है, 12वां ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, और 13वां है ऑल इंडिया लिमिटेड। इस तरह 13 महारत्न कंपनियां कंप्लीट हुई। इसको आप लोग इसके ऊपर 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप लोग आप लोगों को ये याद हो जाएगा। पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? तो पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने जम्मू, सावा और कठुआ पुलिस रेंज ने पशु तस्करी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर समस्या को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरुआत की है। ऑपरेशन कामधेनु के तहत पशु तस्करी को गतिविधियों की जांच के लिए एक
व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी। अगला प्रश्न है, नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? आप प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद बताइए, मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगी। निंगल नालामा किस योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो निंगल नालमा योजना ने तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। तमिलनाडु सरकार ने निंगल नलमा, इसका अर्थ होता है कि आप ठीक हैं, योजना की शुरुआत तमिलनाडु सरकार ने किया है, जो एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चालू किया है? ऑपरेशन स्टॉर्म सेकेंड। इसके बारे में और जान लेते हैं कि ऑपरेशन स्टॉर्म मैक्स मतलब क्यों किया गया है इसका। तो इंटरपोल ने ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड का संचालन किया है, जिसमें मानव तस्करी के शिकार लोगों से सुराग लेते हुए चलाए जा रहे हैं धोखाधड़ी योजनाओं के बढ़ते नेटवर्क को उजागर किया गया। 27 एशियाई और अन्य देशों में मानव तस्करी का प्रवासी तस्करी से निपटने के लिए कानूनी परिवर्तन एजेंसियों को संगठित किया गया। अगला प्रश्न है, 33वें ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो पुष्पा भारती को। यहाँ पे पुष्पा भारती होगा, मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे पुष्पा भारती होगा। 33वें ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया है? पुष्पा भारती को। अगला प्रश्न, इसके बारे में और जान लेते हैं। वर्ष 2023 में 23वां ब्याज सम्मान जाने माने हिंदी भाषी लेखिका पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है। जो पुष्पा भारती वो क्या है? हिंदी की लेखिका है। भारती को उनके वर्ष 2016 में संस्करण यादें 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 के लिए चुना गया है। उन्हें 4 लाख रुपए की राशि दी गई है और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका देकर सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वो कोलकाता है। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रति लाख लोगों का संज्ञेय अपराध के 86.5 मामले दर्ज किए गए हैं। तीसरे वर्ष कोलकाता ने 78.2 की पहचान योग्य अपराध दर के साथ भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान हासिल किया है। साथ ही अपराध दर में भी कमी आई है। अगला प्रश्न है, गोरक्षम कोरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश में 7 मार्च और 10 मार्च के बीच में गोरक्षम कोरा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में के तवांग जिले में मनाया गया था, जो भारत और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसको भी आप ही बताएंगे। और यह किसका स्थान लिए है? इसको भी आप ही बताएंगे। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। मैं ये सब रिपीटेड प्रश्न लूंगी आज का। यदि आप अच्छे से प्रश्न किए हैं तो इसका उत्तर जवाब आप जरूर दीजिएगा। हाल ही में इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आज का ये अंतिम प्रश्न है और ये कल के लिए आप लोगों का ये होमवर्क है। आप लोग इसका उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।